हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी परिवार में। और आज जैसा कि विविध एक्सप्रेस की क्लास, आपकी नेक्स्ट विविध एक्सप्रेस क्लास स्टार्ट होने वाली है। अभी मैंने आपको पीछे भी 3-4 विविध एक्सप्रेस की क्लास करा दी गई हैं और उनमें मैंने आपको बहुत सारे कंटेंट दिए हैं। और आज की विविध एक्सप्रेस की जो क्लास है, इसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिलने वाले हैं। और इसमें आपको सिर्फ एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, जिससे कि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम आए और वो आपका गलत ना हो। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने से आपको ये फायदा होगा कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहां आपको मिल जाए, किस एग्जाम में आपको क्वेश्चन वो रखा सीधा डिक्टो मिल जाए। तो आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वॉच करना है और क्लास के साथ लास्ट तक बने रहना है। क्लियर? तो आज मैं अपनी विविध की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं और सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे और जो भी आपके वर्क है वो पहले ही आप कंप्लीट कर लिया करो 8:30 बजे से पहले। और नेक्स्ट अब विविध क्लास में हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सभी स्टूडेंट नोट करें। विविध एक्सप्रेस की क्लास में पहला क्वेश्चन आपको दिया जाता है। सभी स्टूडेंट देखें, अपने टाइप कमेंट बॉक्स में भी आप लगा सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? आपके लिए पहला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया तो आप इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। आप सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। जब यहां नाभिकीय संलयन की बात आ रही है तो एक क्वेश्चन और आपका यहां दिमाग घूम रहा है, हाइड्रोजन बम कौन सी क्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम कौन सी क्रिया पर आधारित है? अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो इसका आंसर भी क्या आएगा? नाभिकीय संलयन। एक जब हाइड्रोजन बम की यहां बात चल रही है तो एक क्वेश्चन और यहां जोड़ोगे आप, परमाणु बम। तो परमाणु बम कौन सी क्रिया पर आधारित है? अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? परमाणु बम कौन सी क्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। अब संलयन में और विखंडन में क्या डिफरेंस है? सभी स्टूडेंट पहले इसको नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें। देखिए सभी स्टूडेंट, एक भारी नाभिक है। अगर भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो क्रिया क्या कहलाती है? विखंडन। अगर दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक बना देते हैं, दो हल्के नाभिक से एक भारी नाभिक बन जाता है तो क्रिया क्या कहलाती है? संलयन। क्या कहलाती है? संलयन। तो बताइए आप, इसमें हाइड्रोजन बम ज्यादा भारी है या परमाणु बम ज्यादा भारी है? क्लियर? अगर आपसे पूछा कि हाइड्रोजन बम भारी है या परमाणु बम ज्यादा भारी है तो आपका आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन बम। तो ये भी एक लाइन आप लिख सकते हैं, आप हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना भारी है। सभी स्टूडेंट इस लाइन को नोट कर सकते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना भारी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उनकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। सीएनजी की फुल फॉर्म आपको यहां पर बतानी है और एलपीजी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लिखें सीएनजी और एलपीजी। सीएनजी और एलपीजी का फुल नेम क्या बनता है? अपने कमेंट बॉक्स में लिखें सीएनजी और एलपीजी का फुल नेम क्या बनता है? सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का मुख्य घटक, चलो यहां पर ये क्वेश्चन आप जोड़ सकते हैं, आप विविध की क्लास में पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं आप। एलपीजी का अगर आपसे मुख्य कंपोनेंट पूछा जाए, मुख्य घटक पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लगाएं एलपीजी का मुख्य घटक, मुख्य कंपोनेंट क्या है।
एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एलपीजी में किस किस का मिश्रण होता है, एलपीजी में मिश्रण, एक क्वेश्चन और जोड़ सकते हैं आप, कौन सी गैसों का इसके अंदर मिश्रण होता है। एलपीजी जो आपका घरेलू गैस सिलेंडर होता है, रसोई गैस सिलेंडर होता है, उसमें भी एलपीजी भरी होती है। और एलपीजी का जो मिश्रण होता है कौन सी दो गैसों का होता है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। बट इसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन। और एलपीजी में गंध के लिए एक क्वेश्चन और यहां जोड़ सकते हैं आप, एलपीजी में गंध के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है, मिथाइल यानी कि मरकैप्टन। एलपीजी में गंध के लिए, स्मेल के लिए, गंध के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है, स्मेल के लिए, मरकैप्टन। क्योंकि ब्यूटेन और प्रोपेन के अंदर गंध नहीं होती है, ये ज्वलनशील होती हैं। और यानी कि बचाव के लिए और अलर्ट करने के लिए कौन सी गैस का उसमें यूज होता है, मरकैप्टन का यूज होता है, मरकैप्टन। ये जो आपकी सीएनजी है इसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, मीथेन। एक नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। मैंने आपको 4 फुल नेम आपको लिखने हैं, TRAI ट्राई, DRDO, इसरो और PSLV। अपने कमेंट बॉक्स में इन चारों का फुल नेम लिखें सभी स्टूडेंट। और जैसे मैंने क्वेश्चन यहां पर लिखा ट्राई, DRDO, इसरो, PSLV, तो बहुत स्टूडेंटों ने अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दी है और फुल नेम लिखने, फुल नेम उसमें लिख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे इसका फुल नेम सबका लिख रहे हैं। DRDO, इसरो, PSLV सभी के फुल नेम आपको लिखने हैं। एग्जाम में इनके फुल नेम पूछ लिए जाते हैं कि ट्राई का फुल नेम क्या है, DRDO का क्या है, इसरो का क्या है और आपका PSLV का क्या है। इन चारों के फुल नेम अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, अपनी नोटबुक में भी लिखें। ट्राई का फुल नेम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया। DRDO का फुल नेम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल नेम है। इसरो का फुल नेम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। PSLV का फुल नेम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसका फुल नेम है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक ये PSLV क्या है कि यान है, क्या है, यान। PSLV यान है जो सैटेलाइट को रखकर यानी कि कहां के लेके जाता है, वायुमंडल की कौन सी लेयर में ले जाकर छोड़ता है, वायुमंडल की कौन सी लेयर में बताइए आप, वायुमंडल, एक्सोस्फीयर। आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं वो वायुमंडल की कौन सी लेयर में जाते हैं, एक्सोस्फीयर में जाते हैं, एक्सोस्फीयर। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, यानी कि बताइए आप, अयोध्या शहर यूपी में है। अयोध्या शहर कौन सी नदी पर है, कितना आसान क्वेश्चन आपके सामने आया है। और अयोध्या शहर कौन सी नदी पर है, ये यूपी रीजनल का भी क्वेश्चन है और एक नदी, इस पर नदी पूछी जा रही है तो वो और आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अयोध्या शहर
राम जन्मभूमि अयोध्या, अयोध्या शहर कौन सी नदी पर है? और भी आप लिखोगे जौनपुर शहर कौन सी नदी पर है? जौनपुर शहर कौन सी नदी पर है? उज्जैन कौन सी नदी पर है? लिखिए आप कानपुर शहर कौन सी नदी पर है? पटना शहर कौन सी नदी पर है? हैदराबाद कौन सी नदी पर है? हैदराबाद, हैदराबाद कौन सी नदी पर बसा हुआ है? और कोटा शहर कौन सी नदी पर है? कोटा शहर कौन सी नदी पर है? और पणजी कौन सी नदी पर है? क्लियर? तो सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में कुछ मैंने आपको शहर लिखे, स्थल लिखे, तो आप ये बताना है कि ये शहर कौन कौन से रिवर पर बसे हुए हैं। अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि इन सभी का लिखिए आप सभी। अयोध्या शहर सरयू नदी पर, सरयू नदी पर। जौनपुर शहर कौन सी नदी पर है? गोमती नदी पर है, गोमती। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी पर है, क्षिप्रा। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी पर है और इस क्षिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे महाकालेश्वर का मंदिर है। महाकालेश्वर का मंदिर जो कल से ही चर्चा में बना हुआ है, जो कल से ही चर्चा में बना हुआ है। न्यूज में आप देख भी रहे होंगे कि महाकालेश्वर मंदिर चर्चा में बना हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर से कोई वहां से गैंगस्टर वहां से पकड़ा गया है। तो महाकालेश्वर मंदिर बताइए कौन से शहर में? उज्जैन में है। अब यहां आपसे पूछा कि उज्जैन शहर कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश। कौन सी नदी पर ये उज्जैन बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी पर। कानपुर शहर कौन सी नदी पर है? गंगा। कानपुर शहर भी पिछले एक हफ्ते से बड़े चर्चा में बना हुआ है। यानी कि पटना शहर कौन सी नदी पर है? गंगा। पटना शहर गंगा पर है। और हैदराबाद, हैदराबाद शहर कौन सी नदी पर है? मूसी नदी पर है। कोटा शहर राजस्थान में है, चंबल नदी पर है, चंबल नदी। कोटा प्रसिद्ध है किसके लिए? कोटा में एक आपका परमाणु रिएक्टर भी है, इन रावत भाटा परमाणु रिएक्टर। मैंने आपको पीछे की जो विविध एक्सप्रेस की क्लास थी उसमें रावत भाटा परमाणु प्रोजेक्ट लिखवाया था। राजस्थान कोटा रावत भाटा। पणजी शहर, पणजी शहर कहां पर है? मांडवी नदी पर है, मांडवी, मांडवी नदी पर पणजी शहर बसा हुआ है। क्या पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की राजधानी है। क्लियर? गोवा की राजधानी है। और कानपुर शहर, कानपुर यानी राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराया भी किसे यहां पर बोलते हैं? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराया किसे कहा जाता है? कानपुर के लिए बोला गया है। ये जो क्षिप्रा नदी है, यहां पर एक क्वेश्चन और देख सकते हैं आप, क्षिप्रा नदी को कौन सी नदी में जाकर गिरना है? चंबल। क्षिप्रा नदी को कौन सी नदी में जाकर गिरना है? चंबल नदी में जाकर गिरना है। चंबल नदी किस में जाकर गिरती है? यमुना में जाकर गिरती है। और यमुना किस में जाकर गिरती है? गंगा में जाकर गिरती है। और गंगा जब बांग्लादेश जाती है तो क्या नाम हो जाता है? गंगा का बांग्लादेश में नाम क्या है? मेरे प्यारे बच्चों सभी अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। बांग्लादेश में जब गंगा जाएगी तो उसका नाम पद्मा हो जाएगा, पद्मा। और बाद में पद्मा की जो लास्ट अंतिम धारा है वो अंतिम धारा क्या बन जाती है? अंतिम धारा इसकी मेघना बन जाती है, मेघना। और मेघना कहां जाकर गिरती है? ये आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और इस पद्मा में ब्रह्मपुत्र जो जाती है, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में क्या हो जाती है? जमुना हो जाती है। जमुना और पद्मा एक साथ कनेक्ट होती हैं तो धारा क्या बनती है? मेघना। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा का जो अंतिम भाग है, गंगा की जो अंतिम धारा है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, उस अंतिम धारा का नाम क्या है? जब मैं आपको इंडिया ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो सभी नदियों का रिवर, सभी नदियों का जो ऐसा मैप है, कहां कहां से बहती हैं, कहां जाकर गिरती हैं, कहां से निकलती हैं, कौन कौन से राज्यों से निकलती हैं, तो आपको मैप के द्वारा, एक डायग्राम के द्वारा ही आपको बता दिया जाएगा। जब मैंने ऑफलाइन की क्लास में आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो उस टाइम भी मैंने आपको ये सब बताया था और अच्छे से आपको अच्छे से कंटेंट कराकर और आपको सारी नदियों का अच्छे से ज्ञान कराया जाएगा, कौन सी नदी कहां जा रही है, कहां से निकल रही है। क्लियर? तो ये सिर्फ मैंने आपको विविध की एक्सप्रेस की क्लास में सिर्फ एक टेलर दिया है आपको कि जैसे बताया कि यहाँ क्षिप्रा नदी यानी किस में जाकर गिर रही है? चंबल। चंबल किस में गिरेगी? यमुना। एक क्वेश्चन है कि चंबल किसकी सहायक है? क्वेश्चन में आप क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाइए आप, चंबल किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। और यमुना किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है?
अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको बताना है यमुना। यमुना जो सफर करती है यमुनोत्री से लेकर इलाहाबाद प्रयागराज तक 1350 किलोमीटर का सफर करती है और फिर गंगा में जाकर मिल जाती है। क्लियर। तो टॉपिक अभी सिर्फ आपको इतना ही इसमें लिखना है, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन भी है वो भी मुझे कराने हैं। लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लिखिए आप सभी स्टूडेंट, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। स्पीड की कोई चिंता नहीं, कितनी भी स्पीड आप बढ़वा सकते हो, लेकिन स्लो करना बड़ा मुश्किल है। स्लो मैं स्पीड कर दूंगा बट स्लो स्पीड बहुत मुश्किल है, बट स्पीड बढ़वा कितनी भी ले सकते हो आप। नेक्स्ट लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सर्वाधिक प्राचीन खेती प्रणाली कौन सी है? अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए आप कौन सी है, वो कौन सी खेती पद्धति है जो सबसे प्राचीन है, यानी कि झूम खेती। लिखिए सभी स्टूडेंट, झूम खेती। अब भारत में झूम खेती कहां होती है, सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में भी लगा सकते हैं। झूम खेती भारत में कहां पर होती है? ये उत्तर पूर्वी भारत में होती है। उत्तर पूर्वी भारत ज्यादातर एक राज्य बहुत आता है, राज्य उत्तर पूर्वी में कई है, बट नागालैंड बहुत, 4 ऑप्शन जब आते हैं तो नागालैंड बहुत आता है। क्लियर। नागालैंड, मेघालय, बट नागालैंड ज्यादा आता है। ये दिशा पूछेगा तो आपको उत्तर पूर्वी दिशा लगाना है, उत्तर पूर्वी दिशा। झूम खेती, इस खेती के अंतर्गत क्या होता है, सपोज करो यहाँ पर फसल उगाई गई है तो अगली बार यहाँ पर फसल नहीं होगी, यहाँ पर होगी, फिर उसके बाद यहाँ पर होगी, फिर उसके बाद स्थान बदला जाता है। इसमें ऐसे फसलों का स्थान बार बार बदल दिया जाता है, स्थान बदल दिया जाता है, तो ऐसी खेती को क्या कहते हैं? झूम खेती। खेती झूमती रहती है। क्लियर। आगे लिखिए आप नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, लिखिए आप खुदाबख्श लाइब्रेरी भारत में कहां पर है? खुदाबख्श लाइब्रेरी भारत में कहां पर है? खुदाबख्श लाइब्रेरी भारत में कहां पर है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। पटना, यानी कि पटना नाम किसने दिया है? मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया है। ये पटना शहर है, ये आपके बिहार में, बिहार की राजधानी है। और पटना शहर जो पटना नाम दिया किसने दिया है? शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी। और इससे पहले इसका नाम क्या था? पटना से पहले पटना ही क्या था? पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र। इसका पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। अगर पाटलिपुत्र में मैं क्वेश्चन आपके लिए जोड़ दूं तो पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लगाएं जिन्होंने इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि ऑफलाइन की क्लास में मुझसे पढ़ा है, तो उन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर लगाने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए कि पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? राजा उदयन ने बसाया। सभी स्टूडेंट लगा सकते हैं, राजा उदयन ने बसाया। अब वो बच्चे तो ये भी बताइए आप, राजा उदयन कौन से वंश के राजा थे? राजा उदयन कौन से वंश के राजा थे? तो राजा उदयन का जो वंश है वो कौन सा वंश है? अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं, हर्यक वंश। अब इसमें यही क्वेश्चन, हर्यक वंश का फाउंडर कौन कहलाया है? बिंबिसार। क्वेश्चन में क्वेश्चन बन सकता है, बट क्वेश्चन और भी है, तो आप प्रॉपर टॉपिक पढ़ लोगे तो आप कितने भी क्वेश्चन कनेक्ट आपस में कर सकते हो आप। क्लियर। विविध एक्सप्रेस की क्लास में आपको यही एहसास दिलाया जाता है कि अगर आप टॉपिक प्रॉपर तरीका से टॉपिक को प्रॉपर पढ़ोगे आप, तो आप कितने भी क्वेश्चन कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हो आप। विविध एक्सप्रेस की क्लास आपको सिर्फ रिमाइंड के लिए कराई जाती है कि जिससे कि आपने जितना भी सब कुछ पढ़ा है वो आपके याद रहे और उसे आप कभी भूलो ना, और किसी भी क्वेश्चन को कहीं पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो किसी से भी। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आर्टिकल नंबर 217 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 217। जिन बच्चों के 217 याद है तो अपने कमेंट बॉक्स में आर्टिकल नंबर 217 के बारे में बताएं कि 217 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 217 में, चलो एक हिंट देता हूं, बताइए किसकी यहां पर नियुक्ति हो रही है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की
हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जो पद की शर्तें हैं वो किस में है? 217 में है। अब हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्वेश्चन है कि नियुक्ति किसकी सलाह पर होगी? किसकी सलाह पर, यानी किसकी एडवाइस होगी? किसकी एडवाइस पर इनकी नियुक्ति होती है? तो राज्यपाल की एडवाइस पर। राज्यपाल की सलाह पर, राज्यपाल की सलाह पर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल नंबर 217 में ऐसा लिखा हुआ है। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप एक यहां पर ही, ओडीएफ। आपने सुना होगा ओडीएफ, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था ये टर्मिनोलॉजी। ओडीएफ का फुल नेम आपको लिखना है, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए आप ओडीएफ क्या है। ओपन डेफिकेशन, ओपन डेफिकेशन फ्री। इसका मतलब है खुले में शौच से मुक्ति, खुले में शौच से मुक्ति। तो यहां पर लिखोगे आप ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्ति। तो भारत का पहला राज्य, भारत का, बच्चों ने कमेंट्स में लिख भी दिया है राज्य का नाम। पहले ही जैसे मैंने बोला तुरंत बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में उस राज्य का नाम भी लिख दिया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपने उस राज्य का नाम भी लिखा है तुरंत साथ के साथ। तो इससे ऐसा एहसास होता है कि जो हमने आपको पढ़ा है तो आप उसको अपने को अच्छे को याद कर रहे हो, आप कंटेंट को, हर कंटेंट को बड़े अच्छे फोकस तरीका से याद कर रहे हो। भारत का पहला ओडीएफ राज्य घोषित, ओडीएफ राज्य घोषित कौन सा है? तो आपका आंसर क्या आएगा? सिक्किम। जब यहां सिक्किम की बात आ रही है तो सिक्किम पर और भी मैं क्वेश्चन आपको यहां पर दूंगा। तो सिक्किम का एक क्वेश्चन आपको और नोट करना है। सिक्किम कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया? शहर राज्य का दर्जा दिया गया। अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं, यानी सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत मिला और कौन सी सन में मिला, ये आपको इसमें लगाना है। लगाइए आप, संशोधन नंबर आपको बताना है और सन आपको बताना है। सभी स्टूडेंट नोट करें, सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत और कौन सी सन में दिया गया है। सभी मेरे प्यारे बच्चों, सभी इसका आंसर लगाएं कि शहर राज्य का दर्जा सिक्किम को कौन से अमेंडमेंट में मिला है और कौन सी सन में मिला है। क्लियर? अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं, यानी कि 35वां संविधान संशोधन 1974 के अंतर्गत। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए पलट दिया जाए कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा कि सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य बना? 22वां राज्य। तो सिक्किम के बारे में बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, बार बार सिक्किम का क्वेश्चन उठा लिया जाता है। इसका संशोधन पूछ लेता है, सन पूछ लेता है, शहर राज्य पूछ लेता है और पूर्ण राज्य कह के पूछ लेता है। तो क्वेश्चन डिफरेंस हो जाएगा। अगर शहर राज्य आपसे कह के पूछा जाए तो कौन सा आएगा? 35वां संविधान संशोधन 1974 के अंतर्गत। अगर पूर्ण राज्य कह के आपसे पूछ रहा है तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत। तो इसको आप नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लघु हिमालय बताइए, लघु हिमालय किसे कहा जाता है? किसके लिए लघु हिमालय बोला गया है? सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं अपने कमेंट बॉक्स में। और एक क्वेश्चन और मैंने आपको यहां दिया, नवीन पर्वत किसे कहा जाता है? नवीन पर्वत किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन और आपके लिए, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला श्रृंखला जो है, इसका दूसरा नाम क्या है? इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। यानी कि
लघु हिमालय किसके लिए बोला गया है? नवीन पर्वत किसे कहा जाता है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला का दूसरा नाम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लगाएं। लघु हिमालय किसे कहते हैं? नवीन पर्वतमाला किसे बोला गया है? और पश्चिमी घाट पर्वतमाला का दूसरा नाम क्या है? तो यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ रही होगी, क्योंकि आपने जिन बच्चों ने इंडिया ज्योग्राफी को अच्छे से प्रॉपर से पढ़ा नहीं है या बोर्ड से मेरा लेक्चर नहीं पढ़ा है, तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम विविध एक्सप्रेस की क्लास में आ रही होगी। और जिन्होंने ऑलरेडी विविध एक्सप्रेस की इंडिया ज्योग्राफी को पढ़ा है, अच्छे से वॉच किया है, नोट्स बना रखा है, और बार बार वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। क्लियर? तो लिखिए आप, लघु हिमालय किसे कहा जाता है? शिवालिक पर्वत को बोला गया है। शिवालिक पर्वत को लघु हिमालय कहते हैं, और नवीन पर्वत भी शिवालिक पर्वत को ही कहते हैं। नवीन पर्वत भी भारत में कौन सा है? शिवालिक पर्वत है। और पश्चिमी घाट पर्वतमाला का दूसरा नाम है सह्याद्री पर्वतमाला है। सह्याद्री पर्वतमाला ही पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। अब यहां मैंने आपसे पूछ लिया, पश्चिमी घाट पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंची चोटी अपने कमेंट बॉक्स में आप लगा सकते हैं। आप सह्याद्री या पश्चिमी घाट पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। अभी जो अनाईमुदी है, ये किस पहाड़ी की ऊंची चोटी है? अनाईमुदी अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी की ऊंची चोटी है। लेकिन श्रृंखला कौन सी है? पश्चिमी घाट अनाईमुदी। और ये कौन से राज्य में है? केरला में है। केरल आप लिखोगे आप। क्लियर? इसी में इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। और भी आपके सामने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए आप, लास्ट तक क्लास में बने रहिए आप। ये नहीं आप क्लास में आपने देखा ये क्वेश्चन मुझ पे आता है, ये टॉपिक तो मैंने कर रखे हैं, यानी कि बिल्कुल नहीं। आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना चाहिए। अगर आप पे क्वेश्चन आते भी हैं तो आपका रिमाइंड भी हो रहा है, आपका मॉरल भी हाई हो रहा है। क्लियर? तो जितना आप पे आता है, आपको रिवाइज के लिए इतना टाइम मिल रहा है, तो वो टाइम आप अपने किसी और सब्जेक्ट पे भी लगा सकते हो। आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। वीडियो लास्ट तक देखिए आप। मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि जितना भी विविध एक्सप्रेस चले तो उसको आप बार बार वीडियो को लास्ट तक देखिए। पीछे का जब विविध एक्सप्रेस है, कभी आपको जब रिवाइज करना हो तो पूरा विविध एक्सप्रेस तरीका से आप वॉच कीजिए। आपका समझो प्रैक्टिस साथ के साथ चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। चलो एक आसान क्वेश्चन दूंगा मैं आपके लिए, उसे कमेंट बॉक्स में उनका आंसर आप लगाओगे। लिखिए आप, मैंने यहां प्रथम लिखा, प्रथम में मैंने लिख दिया राष्ट्रपति। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अब आप बोलोगे कितना आसान क्वेश्चन सर दे रहे हो आप, तो ये आसान क्वेश्चन है, बट आपके मॉरल हाई करने के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति, भारत का प्रथम पीएम, प्रथम उपराष्ट्रपति आपको बताना है, प्रथम स्पीकर आपको बताना है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त आपको बताना है। मुख्य चुनाव आयुक्त प्रथम कौन रहे हैं? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं? वित्त आयोग अध्यक्ष कौन रहे हैं? कितना सदाबहार क्वेश्चन है। प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव किस महिला को प्राप्त है? ये भी आप लिखोगे। प्रथम महिला राज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन रहे हैं? ये भी आप बताओगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर लगाएं सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में। सदाबहार क्वेश्चन है और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? प्रथम महिला पीएम भी आप यहां लिख सकते हो। आप प्रथम महिला पीएम, प्रथम महिला स्पीकर, प्रथम महिला स्पीकर का भी आप यहां पर आंसर लगा सकते हैं। और ऐसे विविध के जो प्रथम के महिला पुरुष के और क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको आगे विविध एक्सप्रेस क्लास में सब आते रहेंगे। आप निश्चिंत रहिए और इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीलावती एक पुस्तक है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो ये इस बुक का संबंध कौन से सब्जेक्ट से है। कौन से सब्जेक्ट से पुस्तक लीलावती पुस्तक है,
और इसका राइटर कौन है? लीलावती पुस्तक किसने लिखी है? यानी कि भास्कराचार्य। भास्कराचार्य। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आपके लिए है, लीलावती जो पुस्तक है इसका फारसी में अनुवाद किसने किया है? कमेंट बॉक्स में आप लगा सकते हो। आप जिन बच्चों ने यानी कि इतिहास पढ़ रखा है वो स्टूडेंट इसमें लगा सकते हैं कि इस बुक का फारसी में अनुवाद किसने किया है? अपने कमेंट बॉक्स में आप लगा सकते हो। फारसी में अनुवाद फैजी। अभी पीछे मैंने आपको कुछ प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला स्पीकर, उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप खुद लगाओगे। मैंने आपको वो क्वेश्चन आपके लिए एक तरीका से एक छोटा सा होमवर्क दिया है कि वो जर्नली क्वेश्चन है, ज्यादातर सभी के याद होते हैं। अगर किसी को कोई से क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है तो आप उसे पहले से भी बता सकते हो। आप ये अपने कमेंट बॉक्स में उसका डाल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट, हुमायूंनामा। ये पुस्तक किसने लिखी है? यानी हुमायूंनामा का राइटर कौन है? गुलबदन बेगम। और इस बुक में यानी कि हुमायूं की आत्मकथा लिखी हुई है और ये फारसी में बुक लिखी हुई है। एक बुक को लिखोगे आप, एक ग्रंथ लिखोगे आप, आमुक्तमाल्यवाद ग्रंथ। आमुक्तमाल्यवाद जो ग्रंथ है इसके राइटर कौन है? कृष्ण देव राय। सभी स्टूडेंट नोट करें, कृष्ण देव राय। अब यहां पर जैसे कृष्ण देव राय की बात आ रही है तो कृष्ण देव राय, तो सभी स्टूडेंट लगाएं कृष्ण देव राय किस वंश के राजा हैं? ये कौन से वंश से बिलोंग करते हैं? हालांकि विजयनगर साम्राज्य के राजा हैं, तो विजयनगर साम्राज्य में कौन सा वंश है जिसके राजा हैं कृष्ण देव राय? तुलु वंश के राजा हैं, तुलु वंश। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा कौन हुआ है? अगर आपसे कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो कृष्ण देव राय। एक क्वेश्चन और यहां पर मैं आपके लिए बोल रहा हूं, हालांकि आगे विविध एक्सप्रेस में क्वेश्चन आएगा, है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में विजयनगर साम्राज्य का ये भारत में सबसे महानतम राजा किसको बताया है? कृष्ण देव राय। और इनका जो आमुक्तमाल्यवाद ग्रंथ है ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ था? तेलुगु भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया था। तेलुगु भाषा में ये ग्रंथ लिखा। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने लिखा है? अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। सर विलियम जॉन्स के द्वारा। और जिनके सन याद है आप इसमें सन भी लिख सकते हो, 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कौन सी डेट को मनाया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, एग्जाम में पीछे भी आया था। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कौन सी डेट को मनता है? कुछ बच्चे क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने क्वेश्चन का आंसर जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा तुरंत ही अपना टाइप कर दिया कि ये इस डेट को मन रहा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कौन सी डेट को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनता है, 25 जनवरी। अब यहां पर जब मतदाता की यहां पर बात आ रही है तो यहां पर एक क्वेश्चन और देख सकते हो आप। सभी स्टूडेंट देखिए आप, मतदान की आयु, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा बच्चे टाइप करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि क्वेश्चन जैसे आप समझ गए कि क्वेश्चन कौन सा आपके सामने आने वाला है। मतदान की आयु
21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और आपसे पूछा रहा है कि कब, कौन से नंबर का अमेंडमेंट है और कौन सी वो सन है जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। यानी कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहां पर स्थापित किया गया और कौन सी सन में स्थापित किया गया। सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। 1906 रानीपेट कहां पर है? तमिलनाडु। कहां पर? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भवन भारत में कहां पर स्थित है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। भारत भवन भारत में कहां पर इसकी पोजीशन है? कौन से राज्य, कौन से शहर में भारत भवन है? तो अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए आप। यानी भोपाल कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश। क्या मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी है? अगर है तो यस अपने कमेंट बॉक्स में भी लगा सकते हो, यस या नो जो भी आप लगा सकते हैं आप। यानी भारत में एक क्वेश्चन और आपके सामने आ रहा है। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? तो मुझे आपके कमेंट बॉक्स का इंतजार है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो इसका आंसर आएगा गंगा। क्या आएगा? गंगा। और क्वेश्चन आएगी भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? और अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है भारत की सबसे लंबी लंबी नदी कौन सी है? एक क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? और एक क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। ऐसे क्वेश्चनों में यानी कि एग्जामिनर आपको डाउट में डाल देता है, तो लेकिन मैं आपको ऐसे क्वेश्चन लेकर चलता हूं। ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको ये सब लिखवाऊंगा प्रॉपर टॉपिक के अनुसार। बट आपको मैंने यहाँ 4 क्वेश्चन दिए हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी आयतन की दृष्टि से या चौड़ाई के आधार पर, और भारत की सबसे लंबी नदी, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। चारों ही क्वेश्चनों के आंसर क्या आएंगे आप अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए आप। भारत की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र चौड़ाई के आधार पर, और सबसे लंबी नदी गंगा, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। कौन सी आएगी? गोदावरी। अब गोदावरी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कावेरी। गोदावरी नदी को हम बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं, और नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। और कावेरी नदी मैंने आपको बताया था, गोदावरी कावेरी दोनों का उद्गम स्थल, यानी कि लास्ट विविध एक्सप्रेस की क्लास में लिखवाया था। गोदावरी निकलती है नासिक की पहाड़ियों से, और कावेरी निकलती है कहां से? कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। क्लियर? कोई भी क्वेश्चन आपको भूलने नहीं दिया जाएगा। अगर आप विविध एक्सप्रेस की क्लास में लगातार बने हुए, कंटिन्यू आप क्लास को डेली वॉच कर रहे हैं आप, और अपना टाइम से ही 8:30 बजे से ही आप क्लास को ज्वाइन कर लेते हो, और लास्ट तक वीडियो को
आप देखते हो तो आपका जीएस का जो पोर्शन है, मैं आपसे दावा करता हूं कभी भी आपकी जीएस यानी कि कमजोर नहीं होगी और हमेशा स्ट्रांग बनी रहेगी और परीक्षा को आप पास कर जाओगे। क्लियर? ये आपकी सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आप विविध एक्सप्रेस की क्लास को बराबर ज्वाइन करें, बराबर वॉच करें और लास्ट तक वीडियो को वॉच करें। यही मुझे आपसे कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अशोक के जो शिलालेख हैं वो कौन सी लिपि में हैं? अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में लिखे हुए हैं? कौन सी लिपि में हैं? अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए। अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में हैं? ब्राह्मी लिपि में हैं। ब्राह्मी लिपि में इसके शिलालेख हैं, ब्राह्मी लिपि। अब मैंने पूछा अशोक कौन से वंश के राजा हैं? अशोक पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं बट अब नहीं हो सकते इस टाइम। अशोक कौन से वंश के राजा हैं? सिर्फ इसका वंश आप लिख सकते हो अपने कमेंट बॉक्स में। अशोक किस वंश से बिलोंग करते हैं? अशोक जो महान अशोक हुए हैं वो मौर्य वंश के राजा हैं, मौर्य वंश। अगर मौर्य वंश का जहां जिक्र हो रहा है तो मौर्य वंश का संस्थापक भी आपको अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक वंश के, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के क्या हैं? फाउंडर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। इस क्वेश्चन से सीधा मतलब है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें कुल अनाज का उत्पादन, टोटल अनाज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। वो राज्य है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, यूपी। क्लियर? और जैसे मैंने अब लिखा गेहूं, गन्ना, आलू और दूध, इन चारों में नंबर 1 पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? इस क्वेश्चन को भी आप नोट करें, उत्तर प्रदेश। गेहूं, गन्ना, आलू और दूध के उत्पादन में यानी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर है और फल उत्पादन में फर्स्ट नंबर महाराष्ट्र का आता है। यानी फल उत्पादन, टोटल परसेंट फल उत्पादन में किसका नंबर है? महाराष्ट्र है और सेकंड नंबर यूपी का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विश्व वयस्क दिवस कौन सी डेट को मनता है? वयस्क दिवस कौन सी डेट को मनता है? अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लगाएं, वयस्क दिवस कौन सी डेट को मनता है? लिखिए आप सभी स्टूडेंट, 18 नवंबर को मनता है। 18 नवंबर। जब यहाँ नवंबर की बात आ रही है तो यहाँ पर एक डे और लिखोगे आप। सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं, 19 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? लिखिए आप, विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, तालीकोटा का युद्ध कौन सी सन में हुआ है? तालीकोटा, इतिहास का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तालीकोटा यह राक्षसी तंगड़ी से बोलते हैं, राक्षसी तंगड़ी। तालीकोटा का युद्ध कौन सी सन में हुआ है? तो सन आपको लगाना है 1565। और किस किस के बीच ये युद्ध हुआ है? विजयनगर के रामराय व मुस्लिम संघ के बीच। विजयनगर के राम राय व मुस्लिम संघ के बीच। मुस्लिम संघ के भी कितने प्रांत थे इसमें? 4 प्रांत इस तालीकोटा के युद्ध में शामिल हुए। क्लियर? तो 4 प्रांत इसमें शामिल हुए। विजयनगर साम्राज्य एक तरफ, जिसमें रामराय, तो रामराय की घेरकर हत्या इसमें हुई है। और ये तालीकोटा का युद्ध, यह इसका दूसरा नाम है राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। जैसे आपका विजयनगर साम्राज्य में आपको प्रॉपर तरीका से इतिहास में पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी विविध एक्सप्रेस की क्लास में क्वेश्चन सिर्फ मैंने उठा के रखा कि तालीकोटा का युद्ध कौन सी सन में हुआ, किस किस के बीच हुआ, सिर्फ आपको इतना इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, प्रकाश का रंग किस पर डिपेंड करता है? साइंस का क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? प्रकाश
का रंग किस पर डिपेंड करता है? अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए आप, प्रकाश का जो रंग है वो किस पर डिपेंड करता है? तरंग दैर्ध्य पर। लिखिए आप सभी स्टूडेंट, वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन और लिखोगे आप यहां पर, प्रकाश का संचरण किस रूप में होता है? प्रकाश का संचरण, हालांकि फिजिक्स का टॉपिक चलेगा वहां पर भी ये सब पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर कराए जाएंगे। प्रकाश का संचरण किस रूप में होता है? किस रूप में प्रकाश नीचे आता है? किस रूप में प्रकाश नीचे आता है? तो कमेंट बॉक्स में आप लगा सकते हैं। आप ये मैं आपको हिंट दूंगा। तो प्रकाश जो ऊपर से आता है तो छोटे छोटे पैकेटों, बंडलों के रूप में नीचे रेडिएशन द्वारा नीचे फैलता है। तो बताइए वो कौन सा बंडल पैकेट? उस बंडल पैकेट के लिए क्या बोला गया है? फोटान। लिखिए आप सभी स्टूडेंट, फोटान। फोटान क्या होता है? प्रकाश जो संचरित होता है छोटे छोटे पैकेटों के बंडलों के रूप में नीचे आता है, संचरित होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? फोटान बोलते हैं। यानी प्रकाश, लाइट का टॉपिक चलेगा फिजिक्स के अंदर, तो ये और अच्छे प्रॉपर तरीका से आपको सब डिफाइन किया जाएगा। नेक्स्ट लिखोगे आप, यानी कि आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा कौन तैयार करता है? आर्थिक समीक्षा, अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आर्थिक समीक्षा कौन तैयार करता है? आर्थिक समीक्षा कौन तैयार करता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। आर्थिक समीक्षा का जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? बताइए आप सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। अब यहां से एक क्वेश्चन और आपके लिए मैं पूछ रहा हूं यहां पर, वर्तमान वित्त मंत्री देश का कौन है? वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? अपने कमेंट बॉक्स में वित्त मंत्री लगाइए। वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? अपने कमेंट बॉक्स में। निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सभी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को, ऐसे करके लिखोगे आप, किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो यानी कि उनको मिलता है जो एनवायरमेंट के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, या हिंदी में आप लिख सकते हैं पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी कि एनवायरमेंट का ख्याल रखें, उनको इको मार्क का चिन्ह दिया जाता है, क्वालिटी के लिए, गुणवत्ता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आप, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? संविधान, सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो आपका आंसर क्या आएगा? संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लगाएं। यानी कि इसका आंसर आएगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। और कैबिनेट मिशन योजना कौन सी सन में गठित हुई है? ये भी अपने कमेंट बॉक्स में आप लगा सकते हो, 1946। तो मैंने आपको कैबिनेट मिशन पर, या जो टोटल अधिनियम संविधान के हैं उन पर स्पेशल वीडियो बना रखी है। अगर आपने उनको अच्छे से वॉच कर रखा है तो आपका ऐसा क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी। सभी स्टूडेंट नोट करें, बख्तियार खिलजी। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आपके लिए आता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा ने की है? उस राजा का नाम आप अपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हो। आप नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला राजा कौन था? यानी कुमारगुप्त।
अब क्वेश्चन ये भी है कि कुमारगुप्त किस वंश के राजा थे? कुमारगुप्त किस वंश के राजा थे? गुप्त वंश के राजा, गुप्त वंश के राजा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए हो रहा है, शिवाजी का राज्याभिषेक कौन सी सन में हुआ है? यही कब हुआ है, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा है। स्थान बता सकते हो तो आप स्थान भी आप लिख सकते हो। आप शिवाजी का राज्याभिषेक, शिवाजी का राज तिलक कौन सी सन में है, अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। शिवाजी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है विविध एक्सप्रेस की क्लास में, किसी भी फिर आपको शिवाजी के ऊपर सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, या इतिहास की जब प्रॉपर क्लास चल जाएगी तो कोई प्रॉब्लम आपके सामने आएगी ही नहीं। क्लियर? 1674 कौन से किले में इनका राज तिलक हुआ है? रायगढ़ के किले में, रायगढ़ के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, समुद्री विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान भारत में कहां पर है? लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, समुद्री विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान भारत में कहां पर है? अपने कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लगाइए। समुद्री विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान भारत में कहां पर है? आपका पणजी में है। कहां पर? पणजी कहां पड़ता है? गोवा। तो मैंने आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास में जितने क्वेश्चन आज कराए हैं, तो डेली जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएं उनका आपको डेली से डेली उनको याद करना है, अपने अच्छे तरीके से कॉपी में आपको नोट करना है, बार बार रिवाइज करना है। तो आप जब एग्जाम देने जाओगे तो 2-4 महीने बाद जो भी आपका कोई एग्जाम होगा, तो आपके एग्जाम में जब जीएस के आपको वहां 50 क्वेश्चन दिखाई देंगे, तो ये मेरा आपसे वादा है, तो वो जितने भी बुकलेट में क्वेश्चन है आपके ज्यादातर मोस्टली सभी याद रहेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले से ही अपनी प्री प्लानिंग के तहत सब कुछ आप तैयार करके गए हो आप। क्लियर? तो आज की विविध एक्सप्रेस की क्लास में सिर्फ आपको इतना ही लिखना था। अगर आपको आज मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए और सभी से इसको सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।